इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम के बारे में। मेनली हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये थ्योरेटिकल सेशन होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स और थ्योरीज लिखनी रहेगी। एक बात है जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देखते जा रहे हैं बिना नोट्स बनाए या फिर बिना समझे सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ भी नहीं आएगा। साथ में प्रॉपर नोट्स बनाना ज़रूरी है। ये वाला सेशन कम्प्लीटली तो नहीं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल होने वाला है। इसमें आपको ज़्यादातर थ्योरी लिखनी पड़ेगी। आप हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम और पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एवरी सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस which contains instructions। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, टू फंक्शंस कैन नॉट हैव सेम नेम इन अ प्रोग्राम। But there must be a function named main in every program। which is of int type। every program starts execution from main function। execution of every program is the responsibility of operating system। main function is the entry point function of any program। whenever a function ends, control goes back to the place it was called from। अब इन सब पॉइंट्स का एक एक करके मतलब समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी सी प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू फंक्शंस विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टू फंक्शंस कैन नॉट हैव द सेम नेम इन अ प्रोग्राम। कोई भी दो फंक्शंस के नाम सेम नहीं हो सकते। अगर वो नाम सेम होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। जो प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी भी क्लास में दो जनों के नाम सेम होंगे तो उनके नाम सेम होने की वजह से एक प्रॉब्लम होती है। कभी भी आपको किसी, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में दो आदित्य हैं और आपको किसी पर्टिकुलर एक आदित्य से काम है और आप आदित्य चिल्लाते क्लास में
तो वो दोनों ही आदित्य आपकी तरफ देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम होती है मल्टीपल नेम से कॉज जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं एम्बिग्विटी। उसके बाद में हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जिसका टाइप आईएनटी होता है। हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि एक फंक्शन को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले उसका टाइप आता है जो कि आईएनटी है, उसके बाद में उसका नाम जो कि मेन रहेगा हमेशा, कर्ली ब्रेसेस चालू, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आएगी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, और ये कर्ली ब्रेसेस बंद। ये होता है हमारा मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर। उसके बाद में एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन प्रोग्राम। जब भी कंप्यूटर कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जो भी दूसरे फंक्शंस रहेंगे वो इसी मेन फंक्शन में से कॉल होते हैं। ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोग्राम मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसमें कि एक मेन फंक्शन है, अदर फंक्शन है और कुछ अदर फंक्शन, एक और, मतलब दो फंक्शन अलग है मेन के अलावा। तो इस प्रोग्राम को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएस की रहती है। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस और कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि एक लेयर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जिसका नाम होता है ओएस। हम जब भी प्रोग्राम का नाम, हमें जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना, हम उसका नाम ओएस को प्रोवाइड कराएंगे और ओएस कंप्यूटर से वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा देगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट फंक्शन ऑफ फॉर एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, और जब भी कोई भी फंक्शन एंड होता है, अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए कि ये आपका एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसका नाम हम मान लेते हैं ABCD। ज़रूरी नहीं है कि मेन फंक्शन हमेशा स्टार्टिंग में हो या फिर मेन फंक्शन एंड में हो। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन की जगह स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी फंक्शन कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉइड टाइप का फंक्शन है ABC, यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए। एक और है DEF, इसमें इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर एक मेन फंक्शन है, इसमें मेन फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। टॉप पर ABC है, उसके नीचे DEF है और उसके नीचे मेन है। अब हमने सीखा है कि कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन या कोई भी फंक्शन का कोड जब चलता है, जब उसको कॉल किया जाए, तो अब सवाल ये उठता है कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करेगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हमें इस पॉइंट में मिल जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोग्राम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किसी प्रोग्राम का चलना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। और हमने ये भी सीखा है कि एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन प्रोग्राम। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस प्रोग्राम का नाम ABCD है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल करता है, उससे मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड होता है वो चलता है, उसके थ्रू दूसरे फंक्शंस कॉल होते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे फंक्शंस मेन फंक्शन के थ्रू ही कॉल हो, ऐसा भी केस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये ABC है और ये DEF है और ये मेन फंक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि मेन के थ्रू ABC कॉल हुआ हो और ABC के थ्रू DEF कॉल हुआ हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन मेन फंक्शन के थ्रू ही कॉल हुआ हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमने लास्ट सेशन में जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन लिखा था उसमें ऐसा था कि यहाँ पर ये जो था ये फंक्शन का टाइप था, और यहाँ पर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नाम लिख लेते हैं ABC,
इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने डिस्कस किया था कि ये फंक्शन का टाइप होता है, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन होती है और ये फंक्शन का नाम होता है। तो एक्चुअल में ये जो होता है ये फंक्शन का टाइप नहीं होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप। मतलब कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये सवाल उठता है कि कहाँ पर रिटर्न कर रहा है, कहाँ पर वापस दे रहा है। तो इसका आंसर सिंपल है, वहीं पर रिटर्न करेगा जहाँ से उसको कॉल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है वॉइड टाइप का, इससे आपने पर्टिकुलर कुछ काम करवाया, इसमें आपने ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जिससे कुछ काम करवाना है आपको। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया कि x की वैल्यू को 50 असाइन कर दो। इसमें हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, इस फंक्शन में कंट्रोल जैसे ही आएगा x की वैल्यू 50 असाइन हो जाएगी, ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये फंक्शन वहीं, ये कंट्रोल फिर से वहीं चले जाएगा जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया। फॉर एग्जांपल ऐसा एक और फंक्शन है जिसका नाम है int सम। ये रिटर्न कर रहा है 10। तो अब ये जो 10 है ये वहाँ रिटर्न होगा जहाँ पर सम को कॉल किया गया है। इसका कॉल इस टाइप से प्लेस्ड होगा कि इसकी जो रिटर्न की वैल्यू है इसको कैच करने के लिए एक अलग से वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू सम, ये कुछ इस टाइप से कॉल होगा ताकि इस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो x को जाके असाइन हो जाएगी। आई होप आपको ये ज़रा सा समझ आया होगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं बोल रहा हूँ कि int टाइप का जो भी फंक्शन रहता है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है ज़रूरी। तो आप भी बोलोगे कि मेन भी तो int टाइप का रहता है, तो उसको भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो वो हमेशा लास्ट में एक चीज़ रिटर्न करता है, वो होती है ज़ीरो। अब एक और सवाल आता है कि ये ज़ीरो किसको रिटर्न करेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है और ये ज़ीरो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा। इस ज़ीरो का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये होता है कि प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। अगर प्रोग्राम में बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कंट्रोल यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ीरो कभी रिटर्न होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन या अपना प्रोग्राम क्रैश हो गई है। अभी आपको ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ये बहुत सिंपल होता जाएगा। अब हमने डिस्कस किया था कि हम एक ऐसी टेक्निक अडेप्ट करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कम से कम टाइम में, कम से कम लेक्चर्स में सीख सकें। ये हमने डिस्कस किया था कि हम एक ऑब्जेक्टिव लेंगे, बहुत सिंपल था, जिस ऑब्जेक्टिव का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू सब डिस्कस करेंगे। तो हम अब वो ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। वो ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा, राइट a C program to compute the sum of 10 and 20 and print it on the screen। अब इस प्रॉब्लम को अगर आपको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना होता तो इसमें क्लियरली हमको 3 वेरिएबल लगेंगे, एक जिसमें 10 की वैल्यू होगी, एक जिसमें 20 की वैल्यू होगी और एक जिसमें सम होगा। तो फॉर एग्जांपल हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे सिंपल वेरिएबल्स लेते हैं x, y और z। ये हो गए हमारे 3 वेरिएबल्स। अब हमें इसको अगर
इस ऑब्जेक्टिव को मैथमेटिक्स में परफॉर्म करना होता है। तो x की वैल्यू हमने 10 मान ली, y की वैल्यू 20 मान ली और z की वैल्यू कर दी x + y। ये 3 ऑपरेशंस आपको मैथमेटिक्स में करने पड़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि डायरेक्ट एक वेरिएबल से भी काम हो सकता है। एक वेरिएबल में लिया z = 10 + 20 और ख़त्म। तो अभी के लिए वो चीज़ अपने काम की नहीं, क्योंकि अभी हमें सीखना है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले मेथड को कंसिडर करेंगे। गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, आप भी जानते हैं। इसमें भी 10 और 20 का सम कंप्यूट हो जाएगा, इसमें भी 10 और 20 का सम कंप्यूट हो जाएगा और z की जगह पर पहुंच जाएगा। अब इस वाले बॉक्स में से समझने वाली चीज़ें, ये आपको सब कुछ लिखना है। जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लेना चाहिए तो आप वो लिख लिया करिए कॉपी में। इस वाले बॉक्स में से x, y, z आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पे हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कशन किया था कि x, y और z की वैल्यू चेंज हो सकती है। हर प्रोग्राम के लिए x, y और z की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर वो प्रोग्राम अलग अलग हैं, उनमें सेम नाम का वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। x, y और z इसमें आपके वेरिएबल्स हैं। 10 और 20 क्लियरली आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। टेन और 20 कॉन्स्टेंट्स इसीलिए क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी हर प्रोग्राम के लिए, हर इंसान के लिए। आप किसी इंसान से बोलेंगे कि मुझे 10 पेंसिल चाहिए तो वो आपको 10 ही पेंसिल देगा। 10 का मतलब कभी चेंज नहीं होगा, 10 की वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगी। वैसे ही हर नंबर की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। अब x, y, z हो गया, 10, 20 हो गया। अब बची इसमें चीज़ें हैं इक्वल टू और प्लस। तो इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। सिंबल्स विच रिप्रेजेंट स्पेसिफिक ऑपरेशंस। अब हम वापस से अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। x = 10, y = 20, z = x + y। अब हमको इसको ऐसे तरीके से लिखना है जो कि रूल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करें। अब रूल्स के अकॉर्डिंग लिखने के लिए हमें रूल्स मालूम होना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट रूल्स हेडिंग डालिए और फर्स्ट पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल वेरिएबल्स यूज्ड विदिन फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड at the starting of the function। उसके बाद में सेकंड, टू डिक्लेयर means to specify the type of information or data a variable can store। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मेन चीज़ जो याद करने की होती है वो होती है डेटा टाइप्स, डेटा टाइप से एसोसिएटेड कीवर्ड्स एंड स्पेसिफायर्स। कीवर्ड्स और स्पेसिफायर्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास में एक टेबल उसकी बनी हुई होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन टेबल होनी चाहिए
जिसको देख के आपको समझ आ जाए कि INT के का डाटा इंटीजर होता है, ये INT कीवर्ड होता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है, कैरेक्टर्स के लिए कैर होता है, का %c फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, समझ के ध्यान से लिखिएगा। हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। हम जिस फाइल में इसको लिखेंगे वो या तो प्लेन टेक्स्ट एडिटर से बनेगी या फिर IDE से बनेगी। उस फाइल का नाम मान लीजिए हम रखते हैं ABCD। और फाइल का नाम हमने रख लिया ABCD, लेकिन इसको एक एक्सटेंशन भी देना होगा जो कि इसके कंटेंट के बारे में बताएगी। तो हम एक C प्रोग्राम बना रहे, तो यहाँ पर ये डॉट सेपरेटर आ गया, ये नाम हो गया, और ये इसका फाइल का एक्सटेंशन हो गया abcd.c। ये नाम की हमने फाइल बनाई। इसके बाद में आप, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम बहुत सारे फंक्शंस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन कोई कोई केस में, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये ऐसे सिंपल प्रोग्राम से में हमारा सिर्फ एक फंक्शन से काम हो सकता है। इस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हम सबसे पहले INT मेन लिखेंगे, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये एक रूल होता है किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने का। किसी भी फंक्शन का नाम लिखते हैं तो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट बंद करते हैं। इनको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, करली ब्रेसेस बंद, और ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी कुछ लाइन खींचते हैं दिखने में ताकि सही लगे प्रोग्राम। यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ीरो रिटर्न करवा के ये बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम अच्छे से चल गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद में कि जो हमने वेरिएबल्स लिए x, y और z, अब हम ये रूल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल वेरिएबल्स यूज्ड विद इन फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल्स का हम यूज़ करने वाले हमारे प्रोग्राम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल x, y और z, हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत लगने वाली। 3 वेरिएबल्स को हमें स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि हम सिस्टम को समझा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डाटा या किस टाइप की इंफॉर्मेशन आने वाली है। फॉर एग्जांपल जो 10 और 20 हमारे हैं कॉन्स्टेंट्स, ये है इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप का कीवर्ड होता है INT, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर INT लिखेंगे और x लिख देंगे। और एक रूल और होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक रूल आप और ऐड कर दीजिएगा। सॉरी, मैं जल्दी में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। 4th रूल ऐड कर दीजिएगा। ऑल स्टेटमेंट्स एंड विथ दिस सिंबल इज सेमीकोलन, एक डॉट और उसके नीचे एक कॉमा। इसको हम एक सेमीकोलन बोलते हैं। और हर स्टेटमेंट C प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन से ही एंड होता है, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ। रिटर्न ज़ीरो के बाद में ये सेमीकोलन है। INT x के बाद में हम एक सेमीकोलन देंगे। फिर हमें एक INT टाइप का y भी चाहिए, ये 10 के लिए, ये 20 के लिए, और उसके बाद में एक हमें z भी चाहिए जो कि इनका सम स्टोर करने के लिए। उसके बाद में हम x की वैल्यू 10 असाइन करा देंगे, इसमें भी एक सेमीकोलन लगेगा। y की वैल्यू हम 20 असाइन करा देते हैं, इसमें भी एक सेमीकोलन। और z की वैल्यू x + y, सेमीकोलन। ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये उस प्रोग्राम का फर्स्ट वर्जन है, वर्जन 1।
इस प्रोग्राम को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये हमने बनाया है abcd.c में। abcd.c में बना लिया है। उसके बाद में हमने इसमें देखा जाए तो 3, 3, 6 और 7 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक लाइन को पढ़ के क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पहले तो मैं इसको एक कंप्रेस फॉर्म में लिखूँगा। सबसे पहले कि ये int x y और z, ये हमने 3 वेरिएबल जो एलोकेट मतलब डिक्लेयर करें। एलोकेट डिक्लेयर एक ही बात होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे int। इन तीनों स्टेटमेंट्स को ऐसा भी लिखा जाता है x, y, z। इससे भी वही होगा जो इन 3 स्टेटमेंट से होगा, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम लिख लेते हैं। हमारा int main, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज, एंड में हमेशा रिटर्न 0। int टाइप की वेरिएबल लेना हमें, x 10 के लिए, y 20 के लिए, z सम स्टोर करने के लिए। x को हम 10 असाइन करा देते हैं, y को 20 असाइन करा देते हैं, z को 10 + 20 असाइन करा देते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था सम कंप्यूट करना। सॉरी x + 5। हमारा ऑब्जेक्टिव था सम कंप्यूट करना, जो कि इस स्टेटमेंट में हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये सब कुछ जो भी मैं अभी समझाने वाला हूँ, ये सब कुछ आप थ्योरेटिकली लिखिएगा। पहली लाइन पढ़ने के बाद में, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिजर्व 3 blocks of memory to x, y and z। हमने लास्ट लेक्चर ये डिस्कस किया था कि int टाइप से एसोसिएटेड 4 बाइट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस लाइन को पढ़ने के बाद में हर वेरिएबल को, x को, y को और z को 4 बाइट्स रैम में एलोकेट करेगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बाइट्स x नाम से एलोकेट कर देगा, 4 बाइट्स y नाम से एलोकेट कर देगा और 4 बाइट z नाम से एलोकेट कर देगा। हर बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। सारी ये जो भी पर्टिकुलर बाइट्स हैं, इन सब के अंदर 8 बिट्स होते हैं और वो कभी भी खाली नहीं होते। ये हमने अभी तक देखा है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट x = 10। और हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को ये सब कुछ भी वैल्यू समझ नहीं आती। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेगा। पहले कंप्यूटर इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर जो x की मेमोरी का स्पेस एलोकेट हुआ है वहाँ पर 10 को बाइनरी फॉर्म में रख देगा, 0 1 0 1। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक में 8 बिट्स होते हैं और यहाँ पर 4 है, तो मतलब 32 बिट्स हो गई। मतलब कि ऐसे 32 कंटिन्यूस ब्लॉक्स हो गए। इन 32 कंटिन्यूस ब्लॉक में 0 1 0 1 करके कंप्यूटर ऐसे डाटा फिट करेगा कि उसका मतलब 10 निकलेगा। उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका मतलब 10 निकलेगा। सेम वो y = 20 पे करेगा। वो इस 20 को लेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, y की जो भी मेमोरी एलोकेट हुई वहाँ पर y की वैल्यू रख देगा। z = x + y पढ़ने के बाद में कंप्यूटर x की वैल्यू लेगा बाइनरी में, y की वैल्यू बाइनरी में लेगा और इन दोनों को बाइनरी एडिशन करेगा। ये बाइनरी एडिशन अरिथमेटिक यूनिट से होगा, जो कि CPU का एक कंपोनेंट है।
अरिथमेटिक यूनिट को मॉडर्न लैंग्वेज में प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर ही सारे एडिशंस वगैरह जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ तक वो सम कंप्यूट करेगा बाइनरी में। बाइनरी में 10 को लेगा, बाइनरी में 20 को लेगा, बाइनरी में ही सम निकालेगा और वो z की जगह पर रख देगा जहाँ पर z की मेमोरी एलोकेट हुई। ये हमारा सम कंप्यूट हो चुका है और रिटर्न 0 से हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये सबसे फर्स्ट वर्जन था प्रोग्राम का। अब मैं जो थ्योरी बताते जा रहा हूँ आप लिखते जाइए। सबसे पहले अब एक बार फिर से आपको ये वाला प्रोग्राम पूरा लिखना है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपको जो जो थ्योरी लिखनी है मैं सारी लिख के बता देता हूँ। int मेन, ये हमने मेन फंक्शन लिखा, ये हमने रिटर्न 0 लिखा, यहाँ पर लिखा int x y z, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपको ऐसा का ऐसा बार बार लिखना पड़ेगा। जितनी बार मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी बार बोलने के लिए लिख रहा हूँ, आपको उतनी बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिजर्व 3 blocks ऑफ मेमोरी ईच टू x, y and z। After reading the first line, operating system will reserve 3 blocks of memory each to x, y and z। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 का। स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए, आफ्टर रीडिंग द सेकेंड लाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम विल सेट द वैल्यू ऑफ x as 10 in the RAM at its respective block। After reading the third line, operating system will do the same for y। After reading the fourth line, operating system will first compute the sum of the value of x and y and then will assign the result of the sum computed to z। After reading the fifth and the last line, operating system main function will return 0 to operating system and the program will end, and all the data and memory allocated by this program will be deleted from the RAM। इसके नीचे एक लाइन और ऐड कीजिएगा। द फिफ्थ एंड लास्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन गिव द ऑर्डर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एंड द मेन फंक्शन विच ऑल्सो इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। रिटर्न 0, इसके बाद में एक पॉइंट और आप थ्योरेटिकल लिख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। रिटर्न 0 डज नॉट सिग्निफाई द एंड ऑफ द प्रोग्राम बट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। रिटर्न 0 से मेन फंक्शन एंड हो रहा है। अब क्योंकि मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है, इसलिए रिटर्न 0 इस प्रोग्राम का एंड है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक int सम नाम का फंक्शन होता और उसमें रिटर्न 0 लिखा होता, तो उसकी वजह से प्रोग्राम एंड नहीं होता बल्कि सम जिधर से कॉल हुआ वहाँ पर 0 पहुँचता। ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। जो अभी आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखा इंग्लिश में, यही उसका मतलब है। रिटर्न 0 का मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रोग्राम एंड हो रहा हो। रिटर्न 0 का मतलब 0 वैल्यू रिटर्न हो रही है कहीं से भी। इसके बाद में अब हमारा जो प्रोग्राम था वो ये प्रोग्राम था int मेन int x y z, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न 0। इस प्रोग्राम से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद हो तो था कंप्यूट सम ऑफ 10 and 20 एंड प्रिंट आउटपुट ऑन स्क्रीन। अभी हम प्रिंट नहीं करवा पाए हैं। अभी हमने सिर्फ कंप्यूट कर लिया 10 और 20 का जो भी सम होगा। हमें और आपको पता है कि वो 30 होगा, लेकिन जो भी सम होगा, जो भी कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा, वो z की जगह पर रखा जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में और एक कंपाइलर के बारे में।
नेक्स्ट सेशन में हम अपना प्रोग्राम चला के रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है और कैसे एक प्रोग्राम काम करता है। नेक्स्ट सेशन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे आपका ही फ़ायदा है। एक एक चीज़ अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में फिर आपको ये सब एक गेम जैसा लगेगा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये सब। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।